गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम रंजन कुमार। आप सभी का लैब जीएस क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम सोरिया पहाड़ी को जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका पृष्ठभूमि आपके सामने रखा हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। सबसे पहले जनजातियों का अध्ययन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, जेटेट हो और टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यह रामबाण की तरह साबित होगा। तो मेरे दोस्तों, आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी की सृष्टि के समय से रहने वाले मनुष्य जो हैं और हमारे डीएनए में दोनों को मेल खाएगा, तो उसे आदिवासी के अंतर्गत रखा गया, जिसे आदिम जनजाति कहा जाता है, जिसमें लोग कच्चे मांस का सेवन करते थे। और साथ ही साथ पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, ये सब आप पढ़ चुके हैं। उसमें पत्थरों का ही हथियार बना करके शिकारी किया करते थे। उसी को आज हम सभी लोग आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं और बताते हैं। तो झारखंड में 24 जनजाति पाए जाते हैं और 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, जो कि निम्न पूर्वक लिखी गई है। तो बिरहोर जो है, बिरहोर, कोरवा, सोरिया पहाड़ियाँ एक है, बरजिया, खपर, सरबर, अशूर और माल पहाड़ी, और एक है फहरिया। ये 8 आदिम जनजाति हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। साथ ही साथ झारखंड में श्रीलंका के बेडा ऑस्ट्रेलिया जनजाति के मूल से मेल खाते हैं। ठीक है, किससे मेल खाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जनजाति के मूल से मेल खाते हैं यहाँ के जो जनजाति हैं। इसे आप इसका विश्लेषण कैसे किया जाता है? तो बहुत से लोग आदिम जनजाति पर पीएचडी वगैरह करते हैं। तो पीएचडी करते हैं तो वो बहुत सारे चीज़ों को तर्क वितर्क करते हैं। केवल हमारे और आपको कह देने से नहीं होता, यह सिद्ध करना पड़ता है कि आखिर मेल कैसे खाते हैं। तो बहुत से लोग इस पर अध्ययन करते हैं, 4 साल 5 साल का अध्ययन करते हैं और फिर मिलाते हैं दोनों जगह जा कर के, तब इस तरह से फिर वो इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है। भाषा के आधार पर देखेंगे दोस्तों, तो भाषा के आधार पर भारूपीय, द्रविड़ और प्रोटो-स्टाइड 3 नाम से पाए जाते हैं। भारूपीय, द्रविड़ और प्रोटो-स्टाइड। भारूपीय जो भारत और यूरोप में बोली जाती है, द्रविड़ जो दक्षिण भारत में, अधिकतर ये सब दक्षिण भारत से आए। और प्रोटो-स्टाइड जो भारत में मतलब अधिक जनजाति जो है सो प्रोटो-स्टाइड के अंतर्गत आते हैं। भारूपीय मतलब भारत और ईरान से संपर्क रखता है, भारूपीय उसी को बोला गया है। और द्रविड़ आप देखते होंगे दक्षिण साइड में जाएंगे तो ये द्रविड़ के अंतर्गत आते हैं। जॉर्ज ग्रेसन एक बहुत बड़ा मतलब इतिहासकार थे। उन्होंने 2 भागों में बांटे हैं, एक आस्टिक और एक द्रविड़ में बांटा गया है। इस तरह अब आपको पृष्ठभूमि में बता दिया हूँ। देखिए, सोरिया पहाड़ी के कुछ उनके मूल स्थान और निवास स्थान, सामाजिक धार्मिक स्थान और किन किन नदियों के बीच में ये निवास करते हैं। और अधिकतर जनजाति जो होते हैं, आज भी आप देखे होंगे अपने गांव में, आसपास के क्षेत्रों में, तो वो जंगलों में निवास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुली हवा और इनको तीर कमान साथ ही साथ शिकारी करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए। और आज भी अधिक कहा जाए, इतिहासकार मानते हैं कि यदि स्वर्ग है तो गांव में स्वर्ग बसती है, न कि शहरों में। इसीलिए इनका अच्छा गांव ही लगता है, जंगल ही लगता है, इसलिए जंगल पर ये विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही साथ ये उतना कटाई नहीं करते, ये भी जान लिए हैं कि जंगल का महत्व क्या है। और अपनी जीविका जो है से जंगल लकड़ियाँ बेच करके करते हैं और कुछ शिकार करके अपनी जीविका को पालन करते हैं। तो देखिए, ये 2 भागों में बटा हुआ है, जिसे सरिया पहाड़ी जनजाति और एक माल पहाड़ी जनजाति बोला जाता है। यहाँ पे पहाड़ी में बार बार नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यह समय को देखते हुए आप सभी लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, तो अब ये बिसलोई नदी के उत्तर राजमहल के पहाड़ों पर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पे इनका निवास स्थान? बिसलोई नदी के उत्तर में राजमहल के पहाड़ों पर। ठीक है, जैसे दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ 3 जिलों में इनका निवास स्थान
अधिक है। हो सकता है और जिला में होगा, लेकिन संख्या की दृष्टि से इन जिलों में अधिक होती है। तो ज़्यादा इतिहासकार लोग इन्हीं 3 जिलों को मानते हैं। अब भाषा के आधार पर देखते हैं, भारूपीय भाषा, द्रविड़ भाषा और आष्टिक भाषा, ये 3 भाषा पाए जाते हैं। उनमें से इनकी भाषा जो भाषा की श्रेणी में रखी गई है वो मालतो द्रविड़ श्रेणी में रखी गई, अर्थात इनकी भाषा को मालतो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा को मालतो बोला जाता है, जो किस श्रेणी में रखी गई है, वह द्रविड़ श्रेणी में रखी गई है। आप देखेंगे कि हर जनजाति अपनी पूजा पाठ ईश्वर की आराधना करते हैं। तो ये किन किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, धार्मिक राजसोही गोसाई जो है, धार्मिक राजसोही और छलंदर गोसाई, पो गोसाई और द्वार गोसाई और काल गोसाई, अर्थात 5 देवी देवताओं के हर अलग अलग ऋतु में अलग अलग मौसम पे ये किया करते हैं। तो इनकी करने का भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे अब मैं बता देता हूँ, पा गोसाई है, पो गोसाई, जैसे ये पो गोसाई, ये मुर्गा को बलि दे करके देवी देवताओं के संतुष्टि करते हैं। मुर्गा को दे करके बलि देते हैं। इनकी मान्यता है कि इस तरह से करने से हमारे देवी देवता खुश होते हैं। साथ ही साथ द्वार गोसाई होता है, ये मौसलन नाम करके ये पेड़ होता है, उसकी टहनी अपने घरों में ले आते हैं और लाने के बाद ये प्रतिष्ठा करते हैं, घर में प्रतिष्ठित करते हैं और आपदा आने पर इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, कौन सा, तो ये द्वार गोसाई के बारे में बताया हूँ। अब छलंदर क्या है, जो कि काले पत्थरों को देवता होता है। छलंदर में काले पत्थर के देवता होते हैं। ठीक है, काले पत्थर के देवता होते हैं छलंदर में, जो गांव की प्राकृतिक विपत्तियों को मतलब बचाते हैं। कौन सा, छलंदर। आप देखे होंगे कि आज भी हमारे घरों में बहुत सारे घर के बाहर काले चीज़ों का मतलब टांगा हुआ रहता है, लटकाया हुआ रहता है, जिससे लोग नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए करते हैं इस तरह से। अब काल गोसाई जो होता है, यह कृषि देव की पूजा करते हैं। काल गोसाई में यहाँ पे कृषि देव की पूजा करते हैं। इसमें मौसम आने, जिस समय धान की रोपाई होती है, उस समय ये अपने ईश्वर को मतलब अपने देवी देवता को खुश करते हैं और लोग पूजते हैं काल गोसाई में। इसमें क्या करते हैं, तो देखिए, ये चमड़ा की ये गोमू या चमड़ा गोसाई होता है। ये सिरिया पहाड़ समाज धार्मिक रीति रिवाजों को होते हैं, गोमू और चमड़ा गोसाई होता है। ठीक है, अब इनका जो संपन्न कराने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका क्या नाम होता है। जैसे हिंदू में जैसे पंडित लोग पूजा पाठ को संपन्न कराते हैं, तो ये संपन्न कौन कौन कराते हैं, काड़ो कराते हैं। लिख लेंगे, एक काड़ो नाम करके होता है, काड़ो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मांझी और एक कोटवार नाम करके, एक कोटवार। ये 3 व्यक्ति जो होते हैं, कोटवार, ये 3 व्यक्ति जो होते हैं, इनकी धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। तब कहीं जा कर के फिर ये अपनी आगे का क्रिया करते हैं। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति इनकी इतनी दयनीय नहीं होती है कि ये महलों में अच्छी तरह से कपड़ा लाकर पहन सके, लेकिन आज के समय में सरकार के प्रयास से बहुत चीज़ इनके जीवन में भी बदलाव आई है। जैसे कभी कभी ये महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर के अपना जीविका चलाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये गुलामी के जंजीरों में कभी नहीं रहना पसंद करते हैं। कभी भी भारत में जितना भी सामाजिक विपत्ति आई है, जब भी गुलाम करने के लिए कोई कोशिश किया है, तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। यूनानी, जब भारत में यूनानी जान रहे हैं कि मेगास्थनीज वगैरह, सेकुलस वगैरह सब आए थे हमारे देश में, चंद्रगुप्त के समकालीन थे जो चीनी यात्री थे, फयान वगैरह, उन और हेमसा, ये भी अपने पुस्तकों में इन जनजातियों का जिक्र किए हैं। तो मेगास्थनीज जो था वह मल्ली नाम करके इन जनजातियों को जिक्र करते हैं अपने पुस्तक में। साथ ही साथ वो ये कब आए थे, तो हेमनट बुकरन 19वीं सदी में आया था। एक जो था राजमहल की पहाड़ी किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था हेमनट बुर्क। हेमनट बुकानन नाम करके एक व्यक्ति आया था 19वीं शताब्दी में, जो कि 147 पहाड़ी
जागीर का उल्लेख किया था वो व्यक्ति। तो आप और साथ ही साथ जब भारत में अंग्रेज गुलाम किए, मतलब प्रयास किए थे भारत झारखंड पर चढ़ाई करने का, तो 1833 में दामिन ये कोह अपने आप को घोषित किए थे, जिसे सभी आदिवासी जो थे एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरोध में लड़े थे और उन्हें यहाँ पे राज करने नहीं दिया और लास्ट में यहाँ से भाग चले थे, क्योंकि ये तीर तलवार और भाले चलाने में बहुत माहिर होते, पेड़ वगैरह पर चढ़ने में भी बहुत आगे होते हैं, दौड़ने वगैरह में। इसलिए अब मछली को यदि पानी में रख दी, का स्थान पानी है, वहाँ किसी व्यक्ति जितना फास्ट से मछली दौड़ सकती उतना हम या आप नहीं दौड़ सकते। ठीक उसी प्रकार इन जनजातियों की भी होती, जितना आसानी से जंगल में इन लोग का रास्ता मालूम होता है चलने भूलने को, उतना हमें और आपको नहीं होता है। तो इस तरह से